गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वीपीएस स्कूल की ऑनलाइन क्लासेज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। छात्रों, हम कक्षा 8, 9, 10 विज्ञान विषय का लगातार अध्ययन करें। लगातार आपके विज्ञान सब्जेक्ट के वीडियो आपके सामने आ रहे हैं। आशा करता हूँ कि आप इन्हें देख रहे होंगे और इनका लाभ ले रहे होंगे। आज की क्लास में हम कक्षा 6, 7, 8 तीनों में चलने वाले कॉमन बिंदु कोशिका विभाजन के बारे में अध्ययन करेंगे। अपन ने देखा कक्षा 8 में अपना कोशिका का चैप्टर है। कक्षा 9 विज्ञान विषय में इसका चैप्टर है जो कि अपन पढ़ चुके हैं पूरा। और कक्षा 10 में भी इसका कोशिका का चैप्टर है जिसमें कोशिका विभाजन एक कॉमन बिंदु है। कक्षा 8, कक्षा 9 व कक्षा 10 तीनों ही क्लास के विद्यार्थी आज की वीडियो को देख के इसका अपना कोशिका विभाजन से संबंधित बिंदु क्लियर कर सकते हैं, इसको आसानी से समझ सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप ज़रूर इस वीडियो को देखेंगे ध्यानपूर्वक और इसका लाभ लेंगे। स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो, कोशिका विभाजन। हमारे शरीर में जितनी भी कोशिकाएं होती हैं वो सब एक प्रक्रिया के द्वारा बनती हैं और वो प्रक्रिया होती है कोशिका विभाजन। कोई भी जीव, भले वह एक कोशिकीय हो या बहुकोशिकीय हो, सभी के जीवन की शुरुआत एकल कोशिका से होती है। कुछ जीवों का शरीर जीवन पर्यंत उसी एक कोशिका का बना रह जाता है, जबकि अन्य विकसित जीवों में वह कोशिका विभाजित होकर अन्य कोशिकाएं बनाती हैं, अर्थात कोशिका संख्या में वृद्धि करती है। यदि कोशिका सामान्यतः वृद्धि के लिए विभाजित होती है तो उसे सूत्री विभाजन कहा जाता है। क्या कह रहा हूं मैं? जब कोशिका संख्या में वृद्धि हेतु वृद्धि के लिए विभाजन करती है, कोशिका का विभाजन, और जब केवल वो अपनी संख्याओं में वृद्धि के लिए करती है तो ऐसे विभाजन को सूत्री विभाजन कहा जाता है। सूत्री कोशिका विभाजन कहते हैं। मतलब जब कोशिका केवल संख्या में वृद्धि करने हेतु विभाजन करती है तो उसको सूत्री कोशिका विभाजन कहते हैं। कोशिका में विभाजन की यह प्रक्रिया लगातार चलती रहती है, परंतु इसमें कुछ विशिष्टता आ जाती है। क्या होता है? जब कोशिका विभाजन करती है तो विभाजन करने वाली कोशिका को तो हम कहते हैं मात्र कोशिका, और जो नई बनने वाली होती है उन कोशिकाओं को कहते हैं अपन पुत्री कोशिका। छात्रों, जो पहले से अपने पास में उपलब्ध है कोशिका जो विभाजित होगी उस कोशिका को अपन क्या कहेंगे? मात्र कोशिका। और कोशिका विभाजन करने के पश्चात जो नई कोशिका बनेगी, अर्थात जो नई कोशिकाएं बनेंगी, उनको अपन कहेंगे पुत्री अथवा संतति कोशिकाएं। तो इनमें क्या होता है? जो मात्र कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या होती है, यदि बनने वाली संतति कोशिकाओं में वही संख्या रहती है तो उसे समसूत्री कोशिका विभाजन कहा जाता है।
मतलब आगे अपन क्या देखेंगे, कोशिका का समसूत्री विभाजन, समसूत्री कोशिका विभाजन। क्या विशेषताएं होंगी इसकी? नंबर 1, समसूत्री कोशिका विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या संतति कोशिकाओं में, संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या संतति कोशिका का अपना मतलब है जो नई बनने वाली कोशिका है उनमें गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है? मात्र कोशिका के समान, अर्थात विभाजित होने वाली कोशिका के समान, मात्र कोशिका के समान। क्या तात्पर्य है इसका? जो नई कोशिकाएं बनेंगी उनके अंदर गुणसूत्रों की संख्या किसके समान होगी? मात्र कोशिका में जो गुणसूत्र हैं उनके बराबर होगी। नंबर 2, ऐसा विभाजन केवल और केवल शरीर की कायिक कोशिकाओं के अंदर ही होता है। मतलब समसूत्री विभाजन किस में पाया जाता है? शरीर की कायिक कोशिकाओं में होता है। यह विभाजन केवल कायिक कोशिकाओं केवल कायिक कोशिकाओं में होता है। अब इससे इसकी अपन एक परिभाषा देख लेंगे समसूत्री कोशिका विभाजन की, कि कायिक कोशिकाओं में एक ऐसा विभाजन होता है जिससे गुणसूत्र पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका के समान होती है, तो उसे अपन क्या कह देंगे? समसूत्री कोशिका विभाजन कहेंगे। क्या हो जाएगी इसकी परिभाषा? कायिक कोशिकाओं में होने वाला ऐसा विभाजन कायिक कोशिकाओं में होता है, इसलिए अपन ने क्या ले लिया कि कायिक कोशिकाओं में होने वाला ऐसा विभाजन। क्या विशिष्टता होती है इसकी? जिसमें पुत्री अथवा इसी को अपन क्या कह सकते हैं? संतति, पुत्री या संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या अब ये गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी? जो मात्र कोशिका होगी, विभाजित होने वाली कोशिका होगी, अथवा जिस कोशिका से नई संतति कोशिकाएं बन रही हैं वो होंगी। तो गुणसूत्रों की संख्या संतति कोशिका में किसके समान होगी? गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका के समान होती हैं। तो उसे समसूत्री कोशिका विभाजन कहते हैं।
दूसरा अपना विशिष्टताओं से संबंधित मैं बता रहा हूँ आपको कि गुणसूत्रों की संख्या क्या हो सकती है। जो बनने वाली संतति कोशिका उनमें गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका के समान होती है, तब तो कह रहे थे अपन समसूत्री कोशिका विभाजन। यदि गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका के समान न हो और एक विशिष्ट परिस्थिति होती है जिसमें गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका से क्या होती है, आधी रह जाती है, तो ऐसे विभाजन को हम अर्धसूत्री कोशिका विभाजन कहते हैं। मतलब कोशिकाओं में एक ऐसा विभाजन भी होता है जिसमें गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है, विभाजित होने वाली कोशिका अथवा मात्र कोशिका से संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है। ऐसा विभाजन केवल और केवल जनन कोशिकाओं में पाया जाता है और इस प्रकार के विभाजन को अपन क्या कहते हैं, अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन कहते हैं। देखें इसकी क्या परिभाषा हो जाएगी कि किसमें होता है, केवल जनन कोशिकाओं में। जनन कोशिकाओं में, जनन कोशिकाओं में होने वाला ऐसा विभाजन, जनन कोशिकाओं में होने वाला ऐसा विभाजन जिसमें देखें अब तक की लाइन में क्या हो चुका, नंबर 1 विशिष्ट आ गई इसमें कि केवल और केवल किस में होगा, जनन कोशिकाओं में होगा। आगे इसमें क्या प्रक्रिया होगी, गुणसूत्रों की संख्या, गुणसूत्रों की संख्या विभाजित होने वाली अथवा मात्र कोशिका से कितनी रह जाती है, आधी रह जाती है। मतलब जो मात्र कोशिका के अंदर जितने गुणसूत्र हैं अथवा विभाजित होने वाली कोशिका के अंदर जितने गुणसूत्र हैं उससे गुणसूत्रों की संख्या संतति कोशिकाओं में, पुत्री कोशिकाओं में आधी हो जाती है, तो उस कोशिका विभाजन को अपन क्या कहेंगे, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। तो उसे अर्धसूत्री कोशिका विभाजन कहते हैं। आगे देखते हैं कि ये समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन होता है, ये दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। आप कक्षा 6 से लेकर और कक्षा 10 तक के विज्ञान विषय में एक अध्याय में ऐसा पाओगे कि उसमें कोशिका विभाजन से संबंधित बिंदु हैं और सभी में इनका तुलनात्मक अध्ययन दिया हुआ है। मतलब क्या पढ़ेंगे अपन, कोशिका का जो विभाजन होता है तो समसूत्री कोशिका विभाजन, और दूसरा अपन ने क्या सीखा अभी, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन।
अपन ने दोनों की परिभाषा सीख ली, अब तक समझ ली कि एक तो समसूत्री कोशिका विभाजन होता है जिसमें गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका के समान, और दूसरी अर्धसूत्री कोशिका विभाजन जिसमें गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका से आधी। इन दोनों में अंतर क्या होता है? अंतर क्या होता है? तो देखें, इसका एक तुलनात्मक अध्ययन करते हैं अपने पास में। जो भी अंतर आएंगे, कितने अंतर अपन देखेंगे, उसकी एक क्रम संख्या आगे देखेंगे अपन। समसूत्री कोशिका विभाजन, इससे आगे देखेंगे अपन अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। दोनों का तुलनात्मक अध्ययन। पहला अपना क्या रहेगा यहाँ पर कि समसूत्री विभाजन कौन सी कोशिकाओं में होता है, किस प्रकार की कोशिकाओं में पाया जाता है। तो मैंने आपको बताया है ऐसा कि समसूत्री कोशिका विभाजन केवल और केवल किस में पाया जाता है? यह है कायिक कोशिकाओं में पाया जाता है। समसूत्री कोशिका विभाजन कायिक कोशिकाओं के अंदर होता है। यह कायिक कोशिकाओं में होता है। समसूत्री विभाजन केवल कायिक कोशिकाओं के अंदर पाया जाता है। दूसरा अपना है अर्धसूत्री विभाजन। ये किस प्रकार की कोशिकाओं में पाया जाता है? तो इसके लिए अपन ने पढ़ा है इसकी परिभाषा में कि यह केवल किस में पाया जाता है? जनन कोशिकाओं में पाया जाता है। यह है जनन कोशिकाओं में होता है। दूसरा अंतर यहां देखेंगे, समसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या संतति कोशिकाओं में मात्र कोशिका से क्या होती है? आधी रह जाती है, जबकि समसूत्री कोशिका विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है? मात्र कोशिका से संतति कोशिकाओं में समान होती है। संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका के समान। और यहाँ क्या हो जाएगा? अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिकाओं से संतति कोशिकाओं में आधी रह जाती है। संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका से आधी। ये दोनों मुख्य अंतर अपन ने देखा कि इन दोनों की परिभाषाओं में उपस्थित होते हैं। इससे आगे जब भी अपन ने समसूत्री कोशिका विभाजन व अर्धसूत्री कोशिका विभाजन को डिटेल से पढ़ेंगे तो अपन देखेंगे कि समसूत्री कोशिका विभाजन एक चरण में पूरा हो जाता है।
समसूत्री कोशिका विभाजन है वो क्या होता है, एक चरण में पूरा हो जाता है, जबकि अर्धसूत्री कोशिका विभाजन 2 चरणों में पूरा होता है। इसके अलावा अपन जब इनके बारे में डिटेल से अध्ययन करेंगे तब अपन देखेंगे समसूत्री कोशिका विभाजन के पश्चात जो उत्तरी कोशिकाएं बनती हैं वो पूर्ण रूप से मात्र कोशिका के समान होती हैं, परंतु अर्धसूत्री विभाजन में एक प्रमुख घटना होती है जीन विनिमय, जिसके कारण कोशिकाओं में कुछ विभिन्नताएं उत्पन्न हो जाती हैं। अर्थात समसूत्री कोशिका विभाजन में जीन विनिमय की घटना नहीं होती है, जबकि अर्धसूत्री विभाजन में जीन विनिमय की घटना होती हैं। तो जो 2 अंतर अपन ने देखे किसमें, इनकी परिभाषाओं में, वह यहाँ देखें अपन ने। इसी सारणी को हम आगे की क्लास में और आगे बढ़ाएंगे, जब इनके बारे में अपन डिटेल से बढ़ेंगे। समसूत्री कोशिका विभाजन क्या होता है तथा अर्धसूत्री कोशिका विभाजन क्या होता है, तो उसमें अपन देखेंगे कि समसूत्री कोशिका विभाजन तो एक चरण में ही पूरा हो जाता है, जबकि अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के समय उन्हीं अवस्थाओं की पुनरावृत्ति होती है, अर्थात अर्धसूत्री कोशिका विभाजन 2 चरणों में पूरा होता है। उसी दौरान अपन सीखेंगे कि दोनों चरणों के बारे में अध्ययन करेंगे, तो देखेंगे अर्धसूत्री कोशिका विभाजन की अवस्थाओं के दौरान एक विशेष घटना होती है जिसे अपन जीन विनिमय कहते हैं। ऐसी घटना समसूत्री कोशिका विभाजन के अंदर नहीं होती है। तो आज की क्लास में इतना ही। कल अपनी आगे क्लास होती है, तब हम दोबारा इन्हीं के बारे में अध्ययन करेंगे, मतलब किसी एक कोशिका विभाजन के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।